प्यारे विद्यार्थियों और हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री विनोद कुमार जी, आप सभी का स्वागत है इस राष्ट्रीय कार्यशाला में जो 7 दिन से चल रही है। इसका आयोजन राजकीय महाविद्यालय बिरोड़ झज्जर हरियाणा की प्लेसमेंट सेल के तत्वाधान में किया जा रहा है और उसका ओकेजन यानी 159वीं जो जयंती थी वो स्वामी वाली स्वामी विवेकानंद जी की, उसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी और उनकी जन्मशती के अवसर पर हम युवाओं को एक तरह से मार्गदर्शन देने के लिए किस प्रकार वो अपनी करियर को बनाएं, किस प्रकार तैयारी करें, किस किस एस्पेक्ट में वो जा सकते हैं। तो इन्हीं सारे सिलसिलों में हम पिछले 6 दिन से ये वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर यानी स्वामी ये विवेकानंद के किस तरह के विचार थे, युवाओं को जागृत करते हैं। दूसरे दिन हमने गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब्स थी उसके बारे में और उनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। तीसरे दिन हमने जो रिसर्च यानी हिस्ट्री और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में कौन कौन से ऐसे आयाम हैं जिनमें बच्चे जा सकते हैं, तो उस पर हमने चर्चा की थी। चौथे दिन हमने एजुकेशन के फील्ड में कौन कौन सी संभावनाएं हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से एमएड बीएड वगैरह कर सकते हैं और बच्चे उसमें आगे जा सकते हैं। पांचवें दिन हमने बात की थी कि किस प्रकार से जो जो इंटरव्यू होते हैं उसकी तैयारी आप किस प्रकार करेंगे। छठे दिन यानी कल कल हमने जो कम्युनिकेशन स्किल थी उसके ऊपर चर्चा की थी कि कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। आज हमने जो आज हमारे जो मुख्य वक्ता हैं श्री विनोद कुमार जी, वो ग्रीन करियर इन 21st सेंचुरी इसके ऊपर बोलेंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी उनके साथ एक लंबे समय से एसोसिएशन रही है। हम जेएनयू में दोनों इकट्ठे थे, तो ये सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में थे और मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में था। तो एक तरह से जब इनसे पहली बार मिले थे तो बहुत ही हंसमुख और कहते हैं खिले हुए व्यक्तित्व के स्वामी एक तरह से लगे मुझे। और उसके बाद से निरंतर इनने जो कार्य किए वो न केवल मेरे लिए बाकी हम सब के लिए एक तरह से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और अभी वर्तमान में श्री विनोद कुमार जी पंजाब यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कई सालों से इन लगभग 8 साल हो चुके हैं उनको वहाँ पर एक तरह से अध्यापन करते हुए। और इन 8 सालों में इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज भी की है, उन्हें पार्टिसिपेशन भी किया है। और इसके साथ साथ मैडम क्यूरी फेलो जर्मनी की जो एक संस्था है वहाँ से फेलो भी रहे। और इसके साथ वहाँ पर उन्होंने आर्ट्स जो देश थे उनके साथ काम किया था, खासकर यूज ऑफ इंटरनेट बाई मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन होता है सोसाइटी का वो किस तरह से यूज करता है उसके ऊपर। इसके ऊपर ये एक तरह से थाईलैंड की जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी ये लेक्चर देने के लिए इनवाइट किए गए थे, तो वहाँ पर भी जाके आए, मतलब एक तरह से लेक्चर इन्होंने दिया था। 4 किताबें इन्होंने अभी तक लिखी हैं और बहुत सारे जो हेल्थ, इन्वायरमेंटल, एजिंग, एग्रीरियन क्राइसिस, डिसेबिलिटी और डायस्पोरा एक्सेट्रा जो इनके एक तरह से मेन जो एस्पेक्ट रहे हैं रिसर्च के, तो वो उन्होंने अभी तक इन आयाम पे बुक्स लिखी हैं और कई स्कॉलर को अभी गाइड करते हैं और फॉर्मली इनफॉर्मली दोनों तरीके से गाइड कर रहे हैं। और करंटली एक तरह से जो विनोद कुमार जी हैं वो फूड फॉरेस्ट पे काम कर रहे हैं। जहाँ भी ये जाते हैं तो एक तरह से जो एक तरह से हरियाली या फिर जो दिखते हैं उसको उसकी स्टडी करते हैं, या कुछ डीके हो रहा है इन्वायरमेंट में उसके ऊपर भी स्टडी करते हैं। तो एक लंबा एक अनुभव उनके पास है। और एक तरह से जो नेचुरल फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, हर्ब्स हैं, वुड्स, एसेंशियल ऑयल्स विदाउट डिस्ट्रक्टिंग नेचर, ऑक्सीजन फॉर्म
बैम्बू एक्सेट्रा के ऊपर एक मतलब काफी अच्छा काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और एक तरह से सोयल हेल्थ इज ह्यूमन हेल्थ, जैसे इनका एक तरह से मॉडल इन्होंने तैयार किया है। और इस मॉडल के तहत खासकर जो विभिन्न जो समुदाय हैं उनको एक स्थान पर लेके आना, और उनके साथ साथ वहां पर हम कह सकते हैं कि इससे न केवल जो फार्मर हैं उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि जो उपभोक्ता है उसकी जो हेल्थ है उसके ऊपर भी मतलब एक तरह से गुणात्मक असर पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान समय में हम जितना भी जो देखते हैं, जो व्यवस्था देखते हैं, वहां पर इतनी पेस्टिसाइड्स आपको मिलते हैं खेतों में। और खासकर इस टाइम पे जो ग्रीन सब्जियां हम देखते हैं, दिखने में ग्रीन होती हैं मगर उनके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड भरे पड़े। तो एक तरह से जो हेल्थ को बचाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो सोइल को बचाया जाए। तो उस पर अच्छा काम कर रहे हैं अभी ये। और जेएनयू में जो इनकी रिसर्च थी उसके दौरान इन्होंने एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, GRFDT। और इसके साथ साथ थाईलैंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये हेल्प कर रहे हैं। और मतलब वहाँ पर जब ये गए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की इन्होंने हेल्प की थी इंडिया में एडमिशन लेने के लिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे अमेरिकन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी इंडिया में एडमिशन लेने में हेल्प करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं उनका कि किस किस एवेन्यू में उनको जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पे जो काम कर रहे हैं, जो एक तरह से जो लाखों लोगों की दुनिया एक तरह से आज बदलने जा रही है और बदलने वाली भी है उसके तहत से। बिकॉज एक तरह से क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक ऐसी है जो आज हमारी लाइफ को भी गवर्न करती है किसी न किसी तरीके। तो इन सभी बातों में एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आज के हमारे स्पीकर। और मैं पूरे महाविद्यालय परिवार के तरफ से और हमारे प्राचार्य श्री R.K. वर्मा जी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारी इस नेशनल वर्कशॉप के लिए समय निकाला। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज हमारे विद्यार्थियों को एक अच्छा संदेश देंगे जो उनको जीवन में हमेशा काम आएगा। तो इन्हीं बातों के साथ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको सीधा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ लेके जाता हूँ, ताकि इस कार्यक्रम को हम आगे और दिशा दे सकें। तो विनोद जी, ओवर टू यू सर। सर आपका माइक ऑफ है सर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके कॉलेज का और प्राचार्य महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया स्टूडेंट से बात करने के लिए। और जो आज का टॉपिक है वो आपने ओकेजन भी बहुत अच्छा चूज किया है, यूथ डे भी है और स्वामी विवेकानंदा का बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो स्वामी विवेकानंदा की कोट से अगर चालू करें तो उन्होंने कहा है, अराइज अवेक स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। तो आज के दिन जो मैं बात करना चाह रहा था, खासकर आज के टॉपिक पे, ग्रीन कैरियर इन 21st सेंचुरी। हमारे देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी हैं अलग अलग चीजों को लेके, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। और जब यंग स्टूडेंट करियर की बात करते हैं तो उनको किस चीज में वो लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, कौन सी ऐसा एक जगह है जहां पे वो जाके अपने आप को डेडिकेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें समझने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरा सभी स्टूडेंट से एक आग्रह रहेगा कि पहले वो अपनी एबिलिटीज को पहचाने, वो क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कितना देर में करना चाह रहे हैं, उनका 5 ईयर प्लान क्या है, 10 ईयर प्लान क्या है, 20 ईयर प्लान क्या है। क्योंकि जब यंग स्टूडेंट होते हैं तो वो अगले महीने तक का भी नहीं सोचते हैं और वो अपना प्लानिंग नहीं करते हैं करियर को लेके, डायरी मेंटेन नहीं करते हैं, कब कहाँ पे क्या किया, कौन से चीजों में एंगेज हुए। और जब आप कोई कैरियर, मतलब आप एक ऐसा लाइफ लॉन्ग एडवेंचर जिसमें अपना सब कुछ आप दांव पे लगाने जा रहे हैं या सारी जिंदगी जिसमें काम करना चाह रहे हैं,
उसके बारे में आपको सीरियसली सोचना चाहिए। कम से कम जिस ग्रेजुएशन वाली स्टेज पे आप लोग हैं, तो कम से कम 1 साल अपने आप को दें कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी एबिलिटीज क्या है, क्या मुझे करना पसंद है। और कैरियर उस चीज में बनाना चाहिए जहां पे आप बिना, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि जहां पे आप बिना पैसे के और बिना टाइम देखे नॉन स्टॉप आप बहुत लंबे टाइम तक जिसमें काम करते रहें, अगर उसमें आपको मजा भी आ रहा है, आप उसमें बिना किसी रिवार्ड के भी काम कर सकते हैं, तो उस फील्ड में आपको कैरियर बनाना चाहिए। जैसे मुझे इन्वायरमेंट के साथ में, प्रकृति के साथ में रहने में बहुत मजा आता है, और मुझे टाइम देखने का भी जरूरत नहीं पड़ता है कि सुबह काम चालू किया और रात तक कब रात हो गई पता भी नहीं लगता है। तो आप अपने कैरियर को सीरियसली प्लान करें। लेकिन 21st सेंचुरी एक अलग कैरियर प्लानिंग मांगती है। जैसे 20th सेंचुरी में जो हम लोग थे या हमसे पहले सीनियर लोग थे, उनके लिए लिमिटेड ऑप्शन थे और उनको सेट पैरामीटर थे कि आप इतना पढ़ाई करेंगे उसके बाद ये जॉब लग जाएगा या ये काम कर लेंगे। लेकिन आज के दिन जो कैरियर ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। जैसे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करूं, आपको एक प्रोफेसर को पढ़ना चाहिए, उनका नाम है युवाल नोआ हरारी। 21 क्वेश्चन इन 21st सेंचुरी करके उन्होंने एक किताब लिखा है, 2-3 और किताबें भी उनकी हैं। जब आप वो किताबें पढ़ेंगे और दुनिया में हो रही घटनाओं को असेस करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दैट इज गवर्निंग योर लाइफ एंड यू आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ some or other kind of artificial intelligence that is working upon you or shaping your life। तो जब आपकी जिंदगी के डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं, तब आप अगर कॉन्शियस हैं तो आपको पता लगेगा कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है अलग अलग तरीके से, वो चाहे मीडिया के माध्यम से है, सोशल मीडिया के माध्यम से है, आप सारे दिन हाथ में मोबाइल रखते हैं उसके माध्यम से है, मैगजीन्स हैं और भी 50 किस्म के जो इंटरनेट से जुड़ी हुई टेक्निक्स हैं। तो वहां से आप बहुत सारा डेटा और इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में सारे दिन अपलोड होती रहती है, और जो वो इंफॉर्मेशन अपलोड हुई उसके बेसिस पे आप अपने परसेप्शन तैयार करते हैं, और उस परसेप्शन के बेसिस पे आप अपने डिसीजन लेते हैं डे टू डे लाइफ के। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर समझे बगैर आप उसके अंडर इन्फ्लुएंस होकर अपने कैरियर के डिसीजन लेंगे तो बहुत सारी गलतियां होने की संभावनाएं रहेंगी। आप उसमें बहुत ही सेंटिमेंटल हो सकते हैं, बहुत ही आप भावुकता के साथ में कुछ डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग रन में बहुत दिक्कत देगा। तो उसके लिए बचने का तरीका क्या है कि यू मस्ट बी अवेयर इनफ, कॉन्शियस इनफ टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन योर लाइफ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चाहती है? वो चाहती है कि आपको सेंट्रलाइज किया जाए, वो चाहती है कि कॉर्पोरेट के आप एक परमानेंट कस्टमर बन जाएं, उनकी काइंड ऑफ गुलामी करें, और कॉर्पोरेट कंपनियां आपकी हर एक्टिविटी से, चाहे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ईमेल है, आपका एटीएम है, जो भी आपने चीजें इस्तेमाल किया उन सब से डेटा लेके और आपकी लाइफ के बारे में सर्च करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि गूगल को या फिर आपके फेसबुक को आपके बारे में आपसे ज्यादा पता होता है कि आपका कब बर्थडे है, आपको क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, आपको जिस तरीके की गाड़ी, बाइक, खाना पसंद है, वो बार बार एडवर्टीजमेंट उन चीजों के आते रहते हैं। तो मार्केट गवर्न कर रही है इन सारी चीजों को, और मार्केट रूथलेस है। वो आपके इमोशंस और आपके एज एन ह्यूमन बीइंग जो आपकी आइडेंटिटी है उसको बॉदर नहीं करता है। उसको चाहिए कि वो आपको एक कस्टमर में कन्वर्ट कर ले और आप रिपीटेटिवली सामान खरीदते रहें। आपने एलन मस्क के बारे में जरूर सुना होगा, उन्होंने एक कंपनी बनाई है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है कि आपके दिमाग में एक चिप डाल दिया जाएगा और आपके दिमाग की इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में डाउनलोड कर पाएंगे, और कंप्यूटर से दुनिया भर का डेटा आपके दिमाग में आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे कई बार आप लोग किसी इंटेलिजेंट बच्चे को या अपने टीचर को देख के आप इमेजिन करते हैं कि इसकी बुद्धि मेरे में होती तो कितना अच्छा होता। वो अभी पॉसिबल होने जा रहा है, और उसके खतरे बहुत ज्यादा हैं। मशीन और ह्यूमन बीइंग के बीच में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो खत्म होने की बहुत संभावनाएं हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं
वो आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं कि मैं फ्यूचर के अगले 50 साल की बात कर रहा हूँ, ये अभी हो रहा है। आप लोग अगर रिसर्च पे और इन सब चीजों पे नजर रखेंगे तो आपको जरूर ये सब चीजें देखने और समझने के लिए मिलेंगी। इसके साथ साथ में जब आप सोशल मीडिया या मतलब में हम लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आपके टीचर कितना मेहनत करके कहाँ कहाँ से डेटा लेके आते हैं, कितनी किताबें पढ़ के आपको पढ़ाते हैं, और उसके बावजूद भी आपको बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो रह जाता है बताने में। लेकिन आज के दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपको इतना सारा ज्ञान दिया जा रहा है, वो किसी भी चीज के बारे में आप देख सकते हैं। कोई आपको पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान देगा, कोई आपको दंगों के बारे में ज्ञान देगा, कोई जाति धर्म संप्रदाय के बारे में ज्ञान देगा, कोई एक दूसरे के मजहबी आधार पे जो डिफरेंशिएट है उनको ऊपर कुछ बोलेगा। तो जब भी आपको ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला या सोशल मीडिया का ज्ञान आप लेते हैं तो यू मस्ट बी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि आज के दिन मिस इन्फॉर्मेशन का जमाना है। आपके पास इतने एवेन्यूज हैं जहां से आप गलत जानकारी आपके दिमाग में डालना बड़ा आसान काम है, और जब गलत जानकारी आपके दिमाग में होगा तो आपके डिसीजन भी गलत होंगे और आप गलत कैरियर चॉइसेस में जाएंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लैक डेटा, बिग डेटा, इन सब चीजों के बारे में आप थोड़ा पढ़िए ताकि आपको समझ में आए कि जो डेटा है वो आपको आपके इमेजिनेशन को किस तरीके से कैप्चर कर रहा है। और जब आप ये सब चीजें समझ जाएंगे तब आपको बहुत आसान होगा ये समझना कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए या आपकी एबिलिटीज क्या हैं। और थोड़ा योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, अपने दोस्तों से बातचीत, अपने टीचर्स से बातचीत, कम्युनिटीज बना के रहना, अपने ग्रुप्स बना के उनसे बातचीत करना, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन को बढ़ाना, न कि मशीन टू ह्यूमन बीइंग के इंटरेक्शन को बढ़ाना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी और करनी ही चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो जैसे अभी कोरोना के नाम पे आपने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट है। सोशल डिस्टेंसिंग का, जैसे आप लोग हरियाणा से हैं तो भाषा आराम से समझेंगे, हुक्का पानी बंद कर देना सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है। यहाँ पे होना चाहिए था फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल करने से ही लाखों लोगों की जान चली गई, क्योंकि हम जो बीमार हो गए हैं किसी वजह से उनको एलिनेट कर देते हैं, और उस एलिनेशन की वजह से उनके दिमाग में बहुत सारी गलत धारणाएं आती हैं और वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उनकी सेहत और ज्यादा खराब हो जाती है। इसी तरीके से जो इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन और इन सब पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन मीडिया में है। तो आप उनको जब तक कॉन्शियसली नहीं पढ़ेंगे, नहीं सोचेंगे, रिसर्च नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसके साथ साथ में अभी आपने स्वीडन की खबरें सुनी होगी, वहां पे हाथ में चिप लगाई जा रही है और वो आपकी बॉडी के डेटा ट्रांसमिट कर रही है कि आपके कितना टेम्परेचर है आपकी बॉडी में, आपके पास वैक्सीन पासपोर्ट है कि नहीं, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, अपना कार का दरवाजा खोल सकते हैं, घर का दरवाजा खोल सकते हैं, और भी सैकड़ों काम कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि कितना आसान हो गई है जिंदगी, लेकिन जब आपकी आइडेंटिटी के ऊपर सवाल आता है, जब आपकी एज एन ह्यूमन बीइंग आपकी जो आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे डिसमेंटल होती है और आप एक रोबोटिक बीइंग में कन्वर्ट होने लगते हैं, तब यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे आप कोरिया और जापान की बात करें तो वहां पे बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, लोनली रहते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो इंडिया में धीरे धीरे आ रही है, जो हम बात करेंगे आगे। इसके बाद में जो ह्यूमन इमेजिनेशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, और आपके जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होने चाहिए उनको बदलने के लिए बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। जैसे आपने अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पढ़ा सुना होगा कि एक रशियन कंपनी अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव को इन्फ्लुएंस कर रही है, लोगों को गलत जानकारी देके या एक जो मिसलीडिंग जानकारी देके सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उसके बाद में वहाँ पे जो चुनाव है वो डिस्टर्ब होते हैं, और उसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है। आपने ब्रिटिश एनालिटिका के नाम का को पता होगा अगर खबरों पे ध्यान रखते हैं तो, जो हमारे देश के जो नेशनल इलेक्शन हुए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के, तो उनमें भी उन्होंने दखल अंदाजी किया था। तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा है ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा एक रिसोर्स बन चुका है, और ये रिसोर्स इतना बड़ा है कि ये आपकी जिंदगी के हर फैसले को एज एन इंडिविजुअल, एज एन कम्युनिटी,
एज एन परिवार आपके जो फैसले हैं उनको उनमें तब्दीली ला सकता है। तो अगर आपके फैसले में तब्दीली ला सकता है, इसका मतलब आपसे अच्छे फैसले भी वो करवा सकते हैं और गलत फैसले भी करवा सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा इलाज है कि आप इन्फॉर्म रहिए। इसके बाद में अगर आप जो मनी की बात करें, पहले हम पैसे के बारे में जानते हैं कि बार्टर सिस्टम होता था कि आप मुझे एक 10 किलो गेहूं दे दीजिए, मैं आपको 10 किलो चना दे देता हूँ, या जो भी है, इस तरीके से बार्टर सिस्टम हम करते थे। उसके बाद में सिक्के आते हैं, उसके बाद में नोट्स आते हैं, उसके बाद में जो प्लास्टिक मनी है वो इंट्रोड्यूस होता है। और आज के दिन आर्टिफिशियल और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक नई करेंसी आई है जो हवा में है, जिसको न तो आप देख सकते हैं न छू सकते हैं, इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं लेकिन वो भी लिमिटेड सेंस में। उसको हम क्रिप्टो करेंसी अभी बोल रहे हैं, या वर्चुअल मनी उसको बोल सकते हैं। इसके साथ साथ में जब आप ये अपने आप के ऊपर काम करना चालू करें, तब आपको 2-3 चीजें जरूर समझनी चाहिए। एक तो कि साइंटिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। मुझे वैसे आपको किताबों में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से परिभाषाएं मिलेंगी, लेकिन मैंने अपने तरीके से बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूँ तो 3 किस्म के साइंटिस्ट मुझे मिले। एक तो वो साइंटिस्ट जो दरबारी हैं, मतलब जिनको आप पैसा दीजिए और जो कंक्लूजन आप चाहते हैं वो आपको दे देंगे। जैसे जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से साइंटिस्ट रखती हैं और मैनिपुलेट करके आपको कोई भी रिसर्च पकड़ा देती हैं। उसके बाद में सरकारी साइंटिस्ट जो आपको उतना इंफॉर्मेशन दे देते हैं जितना आपके लिए जरूरी है या सरकार जितना चाहती है, या वो आपको एक मिनिमम बेसिक जानकारी दे देते हैं। उसके बाद में साइंटिस्ट आते हैं हलकारी साइंटिस्ट। ये किसी किताब में आपको शायद ना मिले। हलकारी साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट जो सही जानकारी ही देंगे, उनको किसी भी किस्म के इन्फ्लुएंस के अंडर वो काम नहीं करते हैं, उनको पैसे, पद, प्रतिष्ठा या किसी गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप उन तीसरे किस्म के साइंटिस्ट को ढूंढें, चाहे वो आप सेहत के मामले में रिसर्च कर रहे हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, या एग्रीकल्चर के मामले में, या किसी भी चीज पे। तो वो आपको केवल वही जानकारी देंगे जो रियल है, जरूरी है, और आपको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आप में विकसित करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी साइंटिफिक नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना पड़ेगा, लॉजिक और रैशनैलिटी को आपको अपने आप में इंक्रीज करना पड़ेगा, और इंडिविजुअलिज्म को अपने आप में इन्फ्यूज करना पड़ेगा, जो एक मॉडर्निटी का हिस्सा है। जो आपका एक थॉट प्रोसेस आपका जो है वो ऐसा डेवलप हो कि आप अपने आप को पॉजिटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएं जिस भी जिंदगी के फील्ड में आप जाएं। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, देन यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम वर्चुअल वर्ल्ड एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। लेकिन मतलब ये नहीं है कि कैन स्टे डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस वर्चुअल वर्ल्ड और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, ये आप उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपका इस्तेमाल वो टेक्नोलॉजी ना करे। जैसे मोबाइल फोन स्टार्टिंग में जब आए तब हम उनका इस्तेमाल करते थे, आज के दिन मोबाइल फोन हमारा इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन हमारा इतना एनर्जी और टाइम कंज्यूम कर जाता है कि आप कब सोएंगे, कब उठेंगे, कितना आपकी नींद पूरी होगी नहीं होगी, आप कौन सी किस्म की इंफॉर्मेशन देखेंगे, वो मोबाइल फोन आपको कब कहाँ से कहाँ ले जाता है आपको पता भी नहीं लगता है। तो आप मोबाइल फोन को इस्तेमाल करें तब तो अच्छी बात है, लेकिन जब मोबाइल फोन आपको इस्तेमाल करना चालू करे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इस्तेमाल करना चालू करे, उस टाइम पे आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप ऐसा क्या करें कि जिससे आपकी जो लाइफ है वो बेटर हो, आप बेटर इन्फॉर्म्ड कैरियर चॉइसेस को समझ पाएं, और आप ज्यादा से ज्यादा कैरियर की तरफ इंक्लाइन हो जिसमें आप लंबे समय कर पाएं और आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे दे पाएं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है आपको कॉन्स होना। उस बाद में आप अपनी आसपास की रियलिटी को समझें, रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करके देखें। रियल वर्ल्ड में रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल इश्यूज होती हैं, रियल जो आइडेंटिटीज की प्रॉब्लम होती हैं, या ऐसी प्रॉब्लम जो रियल ह्यूमन बीइंग से जुड़ी हुई होती है, जैसे भुखमरी है, बेरोजगारी है, या 50 और प्रॉब्लम है।
जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्टूडेंट जिसको मैं जानता हूँ, वो 12-13 साल का है, छोटा बच्चा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बहुत ज्ञानी हो गया है। तो वो बोल रहा है कि मैंने एक अपना घर बना दिया है, घर बना दिया है, बिल्डिंग बना दी है, और उसमें पुल बना दिया है, फिर एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वहां से मनी जनरेट होगा, और हजारों और चीजें वो वहां पे बताता है। लेकिन जो ही वो मोबाइल फोन को बंद करता है, तो उसका वही टूटा फूटा घर उसके सामने होता है, वही उसके माँ बाप और आसपास की दुनिया होता है। तो एक चमक धमक वाली दुनिया से अचानक से वो एक ग्रास रूट रियलिटी पे आ जाता है। तो जब ऐसा वो करता है तो डिप्रेशन में होता है, उसको बहुत सारी एंजाइटी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तालमेल नहीं बैठा पाता है अपने रियलिटी के साथ में। और सॉरी, कई बार उसको लगता है कि जो उसकी आर्टिफिशियल दुनिया है वो ज्यादा अच्छी है, और उस दुनिया की वजह से वो ज्यादा ऐसी जगह पे रह सकता है, वर्चुअल वर्ल्ड, जहां पे उसको कुछ खास चीजें मिलेंगी। तो रियल प्रॉब्लम्स आपको पता ही है कौन कौन सी हैं। और अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम सोल्वर बनना पड़ेगा। प्रॉब्लम सोल्व करने वाले 2-3 तरीके के लोग हो सकते हैं। एक वो लोग जो प्रॉब्लम को तो सोल्व कर देते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को सोल्व करते करते 10 नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। एक वो लोग हैं जो बहुत ही मिनिमम बेसिक तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, और जैसे हम बोलते हैं जुगाड़ बना के और मैनेज कर लेते हैं। तीसरे वो लोग हैं, या साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं, जो प्रॉब्लम को ग्रीन तरीके से टैकल करते हैं। ऐसे तरीके इजाद करते हैं जिससे ना तो पर्यावरण को नुकसान हो, ना ही हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसको नुकसान हो, और उसकी बाद में सॉल्यूशन वो ऐसे क्रिएट करके लेके आए जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग की लाइफ बेटर बने। और जब हम एज एन ह्यूमन बीइंग जीते हैं हमारी धरती पे, तो हम चीज का, गुड्स का कंज्यूम इतना ज्यादा करते हैं, एनर्जी को इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं कि उसकी वजह से हम बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, बहुत सारा जो कचरा प्रोड्यूस करते हैं। और वो कचरा जो हमारे लाइफ के लिए जरूरी एमिनिटीज होनी चाहिए थी, हवा, पानी और वो सब चीजें, उसमें हमने पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बेसिक पैरामीटर है लाइफ के, वही खराब हो जाते हैं। जैसे आप दिल्ली के नजदीक हैं तो आपको पता ही है कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन होता है। तो आपने जिंदगी जीने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए ऐसा लाइफ की कंडीशन पैदा कर दी कि वहां पे लोग पोल्यूशन से मर रहे हैं, वहां पे दमा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को खांसी जुकाम हो रहा है, और उनके जो लंग्स हैं वो चौक हो रहे हैं। आप सामान्य तौर पे वॉक नहीं कर सकते हैं, सामान्य तौर पे अपना काम नहीं, साइकिल चलाना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, एक तरफ तो डेवलपमेंट के नाम पे हमने बहुत सारी गाड़ियां, मेट्रो और दुनिया भर का तामझाम ऐसा इकट्ठा कर लिया जिसकी वजह से हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वही जो पॉल्यूशन है वो हमारा जीना मुहाल कर रहा है। इसी तरीके से हमने अपना पानी खराब कर दिया है, खाना खराब कर दिया है, हवा खराब कर दी है। तो अगर जो सबसे ज्यादा चीज आप कंज्यूम करते हैं सारे दिन, वो प्रकृति ने हमें फ्री दी है। सबसे ज्यादा आप हवा कंज्यूम करते हैं, दूसरे नंबर पे आप पानी कंज्यूम करते हैं 4-5 लीटर, तीसरे नंबर पे आप कंज्यूम करते हैं खाना, और इन तीनों चीजों को ही पोल्यूट कर दिया है। अगर आपके जीने की बेसिक चीजों को आपने पोल्यूट कर दिया, उसमें केमिकल डाल दिया, उसमें जहर डाल दिया, तो फिर आप अपनी जिंदगी को बेटर, चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लें, नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें हम कि इनका सॉल्यूशन भी हो जाए और जो हमारा लाइवलीहुड है वो भी अच्छा चलता रहे। तो इसके लिए मेरा सजेशन है कि आप जो यंग स्टूडेंट हैं वो अपना कैरियर ग्रीन कैरियर में कन्वर्ट करें, या ग्रीन जो टेक्नोलॉजीज हैं या ग्रीन तरीके हैं जीने के, उनके ऊपर अपना कैरियर डेडिकेट करें, कैरियर बनाएं। और वहां पे आपको पैसा भी बहुत मिलेगा, आपको इज्जत भी बहुत मिलेगी, आप के साथ प्रकृति को अच्छा भी बनाए, उसके साथ साथ में आप बहुत सारी और भी ऐसे काम करेंगे जिससे आपकी जिंदगी तो सुधरेगी, लेकिन आप जो देशवासी हैं या धरतीवासी हैं उनका भी भला करेंगे। जैसे रियल प्रॉब्लम की बात करें तो हेल्थ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे इश्यू हैं। मेल नरिशमेंट है, बच्चे पैदा करने के टाइम पे महिलाओं में खून की बहुत ज्यादा कमी है,
जो स्टंट ग्रोथ हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा है, 50% से ज्यादा है। खून की कमी भी बच्चों में बहुत ज्यादा है। पीडीएस सिस्टम भी हमारा ढंग से काम नहीं करता, जिसकी वजह से भूखमरी की समस्या भी यहाँ पे है। पॉवर्टी की वजह से स्लम्स बनती हैं, माइग्रेशन होता है, अनस्टेबल जॉब होती हैं। इनइक्वालिटी, द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट ऑक्सफाम, ये आप पढ़ के देखिए, आपको पता लगेगा कि जो मुट्ठी भर लोग हैं दुनिया में या हमारे देश में भी, उनके पास अनलिमिटेड धन है, और जो हमारी निचली 50-60% आबादी है, उसके पास खाने पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमने जिस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया है, वो भी हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। और वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड मनी और अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे रहा है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो फिर एक बंदे के पास में, जैसे एक इंसान के पास में 10 करोड़ रुपया हो गया, 10 करोड़ के बाद में उसके पास 100 करोड़ है या 10 लाख करोड़ है, उससे उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है। वो नंबर बढ़ते रहेंगे उसके अकाउंट में, लेकिन उसकी वजह से जो बाकी लोगों के बीच में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना था वो नहीं होगा, और एक्सट्रीम पॉवर्टी के केसेस हमारे यहाँ पे बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो जो करप्शन है, एजुकेशन सिस्टम, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेफ्टी, ये सारे आपके लिए कैरियर हो सकते हैं ग्रीन तरीके से। और जो 21st सेंचुरी है वो आपको एक अलग किस्म की चैलेंजेस देती है। जब, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैं समाज के हर हिस्से पे नजर रखने की कोशिश करता हूँ, मीडिया, सोशल मीडिया और रिसर्च पे के माध्यम से। तो मुझे जो नजर आ रहा है प्रॉब्लम्स जो आने वाले टाइम में, वो है कि जो 21st सेंचुरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो कनेक्टेड वर्ल्ड जो हमें दिखाया जा रहा है, या मेटावर्स करके जो अभी फेसबुक की दुनिया नई क्रिएट हो रही है, वो सारी चीजें हमें एक नई किस्म की प्रॉब्लम में डाल रही हैं। उसमें एक तो सबसे बड़ी चीज होने वाली है एलिनेशन, मतलब आप ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग से बात करने के बजाय मशीनों से बात करना चालू कर देंगे। उसमें ब्रोकन मैरिजेस के केसेस बढ़ेंगे, डाइवोर्सेस बढ़ेंगे, और जो बच्चे हैं उनको अबेंडन करने की संभावनाएं बढ़ेंगी, लोनली पॉपुलेशन बढ़ेगी, सोशल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वहां पे बढ़ेंगी। एल्डरली पॉपुलेशन है, जो हमारे बूढ़े लोग हैं, उनकी तादाद काफी तेजी से बढ़ रही है। सुसाइड रेट बढ़ने का संभावनाएं हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दिमागी रूप से परेशान रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़नी है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बहुत तेजी से आने वाली है, और आपने ये कोरोना के टाइम में भी देखा होगा कि लाखों लोगों की जॉब चली गई, और बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, और भी काफी कुछ हुआ। तो इसका मतलब हमारी जिंदगी जो वर्चुअल लाइफ में हम एंट्री करने चाह रहे हैं, उसमें हमारे सोशल इंटरेक्शन कम होता जाएगा। सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाने आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसे कैरियर बना सकते हैं अपने लिए कि आप खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, आपके पास पैसे भी अच्छे खासे आते रहें, और आप अपने लाइफ को एंजॉय भी करते रहें, जिसको बोलते हैं ना कि 24/7 छुट्टी पे भी हैं और काम भी हो रहा है। तो वैसे कैरियर यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हैं। तो इसे मैं कुछ ऐसे चीजों के बारे में डिस्कस करने की मैं आपसे सोच रहा था, जिन पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। जैसे अभी मेरे पास 10-15 मिनट और हैं। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उसमें सबसे बड़ा दिक्कत आने वाला है कि जो हमारी धरती है वो बहुत गर्म हो रही है। उसमें पानी की, हवा की, खाने की, साफ सफाई की, सनलाइट की और ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। जो हमारे ग्रीन फ्यूल होने चाहिए, जो पोल्यूटिंग फ्यूल तो है, कोयला है और डीजल, उन ग्रीन फ्यूल के ऊपर आ जाएं। हमारे जो कपड़े हैं वो ऐसे हों कि ज्यादा उसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं करना पड़े। एजुकेशन ऐसी हो कि हम प्रकृति के साथ में जीना सिखाएं, और थाउजेंड्स ऑफ अदर जो भी इसके साथ में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो अगर आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से सेट करना चाह रहे हैं और ग्रीन फील्ड में कैरियर बनाना चाह रहे हैं, या ग्रीन
तरीके से अपने करियर को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसमें एक तो है कि आप कंज्यूमरिज्म का जो बिहेवियर है उसके ऊपर थोड़ा नजर रखिए। आप जब एक बड़े लेवल के कंज्यूमरिस्ट बन जाते हैं, चीजों को कंज्यूम करते रहना चाहते हैं, तब आप एक अलग किस्म की गुलामी में चले जाते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ लोगों ने मिनिमलिज्म के तौर पे निकाला है कि वो कम से कम सामान खरीदें और ज्यादा से ज्यादा जिंदगी जिएं। तो जब हम सपोज गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी के साथ में हम लाइबिलिटी खरीदते हैं कि अपनी जिंदगी के घंटे उसके बदले में उस गाड़ी की कंपनी को देते हैं। कैसे? जैसे मैंने सपोज 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदा, तो उसकी किस्त चुकाने के लिए मैंने अपनी कंपनी में या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए मैंने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट किया और वो 10 लाख रुपया बना के अपनी जिंदगी के घंटे गाड़ी खरीदने के लिए मैंने एक्सचेंज किए। उसके बदले में पैसा मिला और पैसे से किस्तें भरी। तो जब हम ओवर कंज्यूमर बन जाते हैं, ज्यादा बड़े लेवल के कंज्यूमर बन जाते हैं, तो इस तरीके के इश्यू होते हैं। तो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि एक ऐसे कौन से हमारे पास ऑप्शन हैं जिनसे हम ग्रीन कैरियर भी बना लें, प्रकृति को भी डिस्टर्ब ना करें, और जो हमारी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में फार्मर्स की, जो फार्मर डिस्ट्रेस के बारे में आपने सुना होगा, अभी अभी उनका एक बड़ा एजिटेशन खत्म हुआ है, तो वहां पे भी हम अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो मैंने बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में, बहुत सारी एग्रीकल्चर के डिजाइन के बारे में स्टडी किया और उससे मुझे समझ में आया कि जो बैम्बो है, बांस का जो पौधा है, वो हमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज देता है। उसके अलावा एक हेम्प भी है। हेम्प मतलब जो भांग होता है, वो हम केवल इतना ही जानते हैं भांग के बारे में कि उससे नशा होता है, लेकिन उसके भी अनलिमिटेड प्रोडक्ट बनते हैं और बहुत सारे देशों में उसके ऊपर बड़ा रिसर्च हो रहा है। लेकिन मैं आज के लेक्चर में बैम्बो पे फोकस करना चाहूंगा। बैम्बो मतलब बांस। बांस का पौधा आपको रोटी, कपड़ा, मकान, ईंधन सब कुछ दे सकता है और ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे लाइफ की, उसके लिए। जैसे प्लास्टिक अपने आप में एक प्रॉब्लम है, तो प्लास्टिक का सॉल्यूशन बैम्बो है। हमें लकड़ी इस्तेमाल करने के लिए पेड़ काटना पड़ता है बहुत सारे, तो उसका रिप्लेसमेंट भी बैम्बो है। हमें डीजल पेट्रोल विदेशों से खरीदना पड़ता है, तो डीजल पेट्रोल का रिप्लेसमेंट भी बैम्बो है। बैम्बो से हम सीएनजी बना सकते हैं, पीएनजी बना सकते हैं, एथेनॉल बना सकते हैं और फ्लेक्स इंजन वाहन हमारे देश में आने वाले हैं अप्रैल 2022 से। उसके बाद 80% एथेनॉल जो बांस से बना होगा वो आपकी गाड़ियों में डाला जाएगा। इसका मतलब आप बहुत ही ग्रीन तरीके से अपने गाड़ी को चला सकते हैं और कम से कम पॉल्यूशन और कार्बन इमिट करेंगे। तो इन सब के लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने का जरूरत नहीं है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको स्पेसिफिक डिग्री का भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इसमें और भी कई सारी चीजें हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे शहरों में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दिल्ली का आपको पता ही है, ऑक्सीजन की बोतल भी बिकती हैं। तो आप बैम्बो से ऑक्सीजन पार्क बना सकते हैं। बैम्बो एक ऐसा पौधा है जहाँ पे घास उग सकता है किसी भी किस्म का, वहां पे बांस उग सकता है। बैम्बो को उगाने के लिए आपको किसी भी किस्म के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, खारा मीठा जैसी मर्जी जमीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मात्र ऐसा पौधा है बैम्बो जो हवा से पानी लेकर जमीन में डालता है, और जब जमीन में पानी डालता है तो ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। एक मात्र ऐसा पौधा है जो 130 to 135% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीजन की कमी है हमारे इन्वायरमेंट में वो भी पूरी होती है। दमा या बाकी जो मरीज होते हैं उनके लिए भी बहुत सेहतमंद खेत हो जाता है जहाँ पे बैम्बो लगे हों। आप अपनी खेती को, जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग होने वाला है, तो उसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। अपने खेतों के चारों तरफ बैम्बो लगा के और अपने खेतों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन से क्या होगा कि जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, अचानक से गर्मी, सर्दी, बरसात, अंधड़, ओलावृष्टि, ये सब होगा, तो आपके खेत के बीच में लगी हुई फसलें खराब नहीं होंगी। इसके अलावा इससे आप प्लास्टिक और पैकिंग मटेरियल जो बन रहा है वो सारी चीजें आप बना सकते हैं। और इसके अंदर विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांड है। आप बहुत छोटी यूनिट से चालू कर सकते हैं, एमएसएमई के अंडर इसको चालू कर सकते हैं। खादी ग्रामोद्योग इसके लिए लोन देता है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाह रहे हैं
तो वो आपको सारी किस्म के हेल्प करते हैं कि आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, डिजाइनिंग कैसे करेंगे, आप उसके डिफरेंट प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं, डिफरेंट जो उसके बेम्बो के जो चीजें बनती हैं उनको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं तो आप बेम्बो के डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं कि कब कहाँ पे किस चीज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसको मोल्ड करना है। आजकल बेम्बो से साइकिल भी बन रही हैं, गाड़ियों के डैशबोर्ड भी बन रहे हैं, फर्नीचर सब किस्म का बन रहा है। और जो सबसे अच्छे कपड़े होते हैं जिनको एंटी फंगल और एंटी कैंसरस बोलते हैं वो भी बेम्बो से बन रहे हैं। जो कॉटन है वो हम मान के चलते हैं कि बहुत अच्छी चीज है और उसको हम इस्तेमाल करें, लेकिन वो आजकल बीटी कॉटन आ गई है। बीटी कॉटन से कैंसर होता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और ये सब चीजें प्रूव हो चुकी हैं। तो जो कॉन्शियस लोग हैं वो आजकल बेम्बो का इस्तेमाल या हेम्प का इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीजें बनाने के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग का भी ये सॉल्यूशन है। जो आपके हीट जोन थ्योरीज हैं, जैसे शहरों के आसपास में बहुत बड़ा पॉल्यूशन और हीट क्रिएट हो जाती है बिल्डिंग्स की वजह से, तो अगर आप पार्क्स में बेम्बो लगा दें बड़े लेवल पे और सड़कों के दोनों तरफ, तो आपकी जो हीट जोन की प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक कम हो सकती है। एक्सीडेंट होने के चांसेस जो गाड़ियों के रहते हैं सड़क के दोनों किनारे लगने से, तो वो भी इससे काफी हद तक कम हो सकते हैं। बहुत सारे देशों में इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। इसके अलावा आप ग्रीन टूरिज्म के प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है। जो भी आप खाना उगाएंगे वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो आप गेहूं खा रहे हैं या दूध पी रहे हैं वो आपकी सेहत को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड के कंटेंट मौजूद हैं। और वो हमने इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है कि आप देश के किसी भी कोने में रहें और आप कितना भी ट्राई करें ऑर्गेनिक खेती करने का, वो आपकी भोजन में आ ही जाते हैं। और आप जो खाना खा रहे हैं वो फोका फूड है। फोका फूड का मतलब होता है न्यूट्रिशन लेस। तो अगर तो आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी, इसके लिए भी बेम्बो का इस्तेमाल होता है। इसका अचार और मुरब्बा बनता है, इसकी चाय बनती है और उसके और भी 50 प्रोडक्ट बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आने वाला टाइम है इसके अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो ह्यूमन बीइंग से बात करना बंद कर रहा है, कम्युनिटीज नहीं बन रही हैं, ऐसे ऐसे एवेन्यूज नहीं बन रहे हैं जहाँ पे लोग आके एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ खेल पाए बात, और जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनमें एंगेज हो पाए। तो इन सब का सॉल्यूशन खेती के थ्रू, बेम्बो के थ्रू, अर्बन जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर आप बेम्बो लगा के या उसके साथ में सैकड़ों और पौधों का डिजाइन बना के, एरिड जोन जो हमारा राजस्थान में है या हरियाणा का जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आगे का हो गया, एरिड जोन को आप हरा भरा बना सकते हैं इससे। और भी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। मैं 15,000 से ज्यादा प्रोडक्ट जानता हूं जो बेम्बो से बनाए जा सकते हैं, और हर प्रोडक्ट अपने आप में यंग एंटरप्रेन्योर के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी देता है। इसके लिए आप नाबार्ड से संपर्क कर सकते हैं, आप यूएनडीपी को अपने प्रोजेक्ट भेज सकते हैं, आप बहुत सारे एनजीओज इस पे काम कर रहे हैं उनके साथ आप काम कर सकते हैं, जो किसानों के साथ में काम करते हैं, ट्राइबल के साथ में काम करते हैं, कम्युनिटीज के साथ में काम करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ में जो मार्जिनलाइज हैं उनके साथ में काम करते हैं। तो आप उनके साथ में जा सकते हैं। यूनिटी और ओफाम भी इसके ऊपर कई सारे काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको फंड करता है, और रेड क्रॉस सोसाइटी भी फंड करता है, जो इस तरीके के जो ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनके ऊपर काम करने के लिए। तो इसमें कैरियर की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन आपकी सेहत, आपकी जो लॉन्ग टर्म आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ है, और आपका सोशल इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए जो एवेन्यूज हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आप ग्रामीण लेवल पे ऐसी जगह पे जहाँ पे और कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई सरकारी नौकरियां नहीं है, वहां पे भी रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। और विदेशों में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती जा रही है। तो फाइनल कंक्लूजन मैं इसका यही बोलना चाहूंगा कि जो 21st सेंचुरी है उसमें आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, उसमें आपको नई नई
तरकीबें ईजाद करनी पड़ेंगी जिससे आप लोगों की मदद कर पाएं, और जिस भी तरीके से आप लोगों की मदद कर पाएंगे अपनी मदद खुद ब खुद हो जाएगी। आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज उसमें मिल जाएंगे जिसकी वजह से आप उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा जो रूरल कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, और अगर आप उन लोगों के साथ में काम करना चाह रहे हैं जो मार्जिनलाइज हैं, ऑलरेडी किसानों के साथ में काम करना चाह रहे हैं, तो इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, बशर्ते कि आप इसमें नॉलेज गेन करें और जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ में जाएं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक इंसान आता है जर्मनी से और यहाँ पे आके उसको पता लगता है कि जो टूथब्रश है उसकी वजह से लाखों टन कचरा समंदर में पहुंचता है प्लास्टिक का। तो उसने बांस के टूथब्रश बनाना चालू किया और आज के दिन उसकी कंपनी हाईली सक्सेसफुल है और वो करोड़ों की संख्या में जो टूथपेस्ट प्लास्टिक के बनते थे उसको रिप्लेस करके बैम्बो के बना रहा है जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एक आध साल जमीन पे पड़ा रहने के बाद अपने आप वो जमीन में मिक्स हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक 500 साल तक भी मिक्स नहीं होता है। तो इस तरीके से आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, बशर्ते कि आप अपनी आंख कान खुला रखें, थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपने में बढ़ाएं, थोड़ा कॉन्शियस होने की कोशिश करें, और जो आपके आसपास में साइंस टेक्नोलॉजी में घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर नजर रखें और रियल इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करें। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। इसके बाद में आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें या डिस्कशन करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। थैंक यू। कोई विद्यार्थी अगर प्रश्न पूछना चाहता है तो काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। अभी तक के जितने लेक्चर थे मुझे सबसे ज्यादा ये लगा, क्योंकि एक नए एवेन्यू के बारे में जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते ही नहीं है, उसके बारे में आज सर ने बताया हमें। तो विद्यार्थियों के लिए एक नई मतलब चैलेंज के रूप में ही थी, जिसे आप अपना ही भला कर पाएंगे वो सबसे बड़ी बात दुनिया का भला। तो कोई विद्यार्थी अगर बात करना चाहे तो कर सकता है। बाकी विनोद सर आपने इतने अच्छे तरीके से बताया कि शायद बात सारे विद्यार्थियों को समझ में आ गई। अगर कोई समस्या आएगी तो मेरे पास आपका नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसलिए मैं कार्यक्रम को अगली दिशा में ले जाते हुए हमारे सोशोलॉजी डिपार्टमेंट की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है श्रीमती रश्मि हुड्डा, उनसे आग्रह करता हूं कि वो आज के हमारे जो लेक्चर हैं और हमारे मुख्य नमस्कार सर, आप सभी को मेरा नमस्कार सर। सबसे पहले मैं श्री विनोद जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो व्यूज हैं, हाईली इंफॉर्मेटिव व्यूज हमारे विद्यार्थियों को बताए, हमें भी बताया। और साथ ही साथ मैं डॉक्टर अमरदीप जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही अथक प्रयासों के द्वारा बहुत विद्वान व्यक्ति से हमें बहुत सारी बातें हमें बताई। उन्होंने जैसे डॉक्टर विनोद जी ने बताया कि सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना है। यानी कि हमारे लिए पर्टिकुलर सभी पर्सन्स के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए हम कैरियर जब चुनते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है कि हम ये नहीं पहचान पाते कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस योग्य, क्या डिजर्व करते हैं। तो सबसे अंदर हमारे अंदर क्या योग्यता है, सबसे पहली बात उन्होंने ये बहुत ही अच्छी बात बताई कि हम अपनी एबिलिटी को पहचाने। दूसरी बात उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हम वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं जबकि हमें उसकी जगह पर रियल लाइफ जीनी चाहिए। यानी कि हमारे समाज में रहते हुए भी बहुत सारी समस्याएं हमारे आसपास हैं जिनका सॉल्यूशन हमें एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए, और वो भी एक साइंटिफिक तरीके से। कि उन्होंने साइंटिस्ट भी 3 प्रकार के बताए कि कॉर्पोरेट साइंटिस्ट हैं, सरकारी साइंटिस्ट हैं, हलकारी जो बताए कि जो किसी भी बिना पैसे के, बिना गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के होते हुए हमें रियलिटी तक जो रिसर्च से रिलेटेड बातें हैं वो भी सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया है। उसके साथ साथ हमारे विद्यार्थियों को श्री विनोद जी ने कैरियर बनाने के लिए भी
बहुत सारी बातें बताई हैं कि खास तौर से ग्रीन कैरियर बनाने में आज जो 21st सेंचुरी के अंदर हमें इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को छोड़कर रियल लाइफ में जीना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो ग्रीन कैरियर के अंदर बैम्बू पर उन्होंने फोकस करते हुए बताया कि हम बैम्बू के द्वारा भी हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि आज कोविड के टाइम पर जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसके आधार पर भी हम इसके बैम्बू के द्वारा हम ऑक्सीजन बना सकते हैं और लोगों में सर्व कर सकते हैं। यानी कि हम ऑक्सीजन की जो कमी है, प्रकृति के आसपास रहते हुए हम अपने सॉल्यूशंस खुद निकाल सकते हैं। प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट भी बताया सर ने कि बैम्बू से हम प्लास्टिक रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। साथ साथ हम अपना कैरियर ग्रीन टूरिज्म के प्रोडक्ट्स बनाकर भी हम अपने कैरियर को बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही प्राप्त हो, हम इन चीजों के द्वारा भी अपने कैरियर को बना सकते हैं। आशा करती हूँ सर निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी आपके विचारों से लाभान्वित हुए होंगे और जो आपने बहुत ही हाईली इंफॉर्मेटिव व्यूज हमें आप अपने दिए हैं, आशा करती हूँ हमारे विद्यार्थी उसका काफी लाभ उठाएंगे। थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर श्री विनोद जी। थैंक यू सर, डॉक्टर अमरदीप जी, कि आप इस तरह के प्रयास करते रहेंगे और शायद भविष्य में भी हम आशा करते हैं कि आपसे फिर दोबारा से रूबरू हों और आपके व्यूज हम प्राप्त करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड डे। थैंक यू विनोद सर, आपका एक तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा ही ज्ञानवर्धक आपका लेक्चर रहा आज, और मैं पूरे महाविद्यालय परिवार और हमारे विद्यार्थियों की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर। और जल्द ही अगर हम चाहेंगे कि आप हमारे महाविद्यालय में एक दिन पधारें और एक दिन फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग भी आपसे हो, तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपका सर में धन्यवाद ज्ञापित करता। और इसी के साथ साथ हमारे जो विद्यार्थी इस मुहिम में जुड़े रहे, और जो ये मुहिम पिछले 7 दिन से चालू है, तो आप सभी विद्यार्थियों का सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा, क्योंकि आजकल मतलब विद्यार्थियों को एक मंच पे लाना भी बड़ी समस्या है, मगर हमारे विद्यार्थी जुड़े रहे इस मामले में। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये वर्कशॉप आपके जीवन में एक विशेष प्रभाव जरूर डालेगी। तो इन्हीं बातों के साथ हम इस हमारे प्राचार्य श्री राजकुमार वर्मा जी की अनुमति से इस वर्कशॉप को हम आज समाप्त भी करते हैं, और भविष्य में जल्द ही हम एक दूसरी वर्कशॉप के साथ आप सभी से मिलेंगे। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों का और हमारी जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो हमारे को कन्वीनर श्रीमती शिवांशी शर्मा जी और रजिस्ट्री सेक्रेटरी चौहान जी, आपका भी इतना आप लोगों ने सहयोग किया, आप दोनों का बहुत ही हार्दिक मैं व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ साथ पूरे हमारे जो महाविद्यालय स्टाफ है, जो तमाम जो मीटिंग्स थी उसमें जुड़ा रहा, आप उन सब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसके साथ साथ जो आज की मीटिंग में हमारे साथी जुड़ी रही, डॉक्टर नीता रानी जी, पवन कुमार जी, डॉक्टर सिद्धू राणा जी और रश्मि मैडम जी, आपका भी बहुत ही हार्दिक धन्यवाद कि आपने आज की वोट ऑफ थैंक्स के लिए अपना समय निकाला। और आज के हमारे एक नए साथी भी जुड़े हैं प्लेसमेंट सेल से, बहु कॉलेज से, मोहन जी, उन्होंने भी अच्छा लेक्चर दिया था, तो उनका भी धन्यवाद। तो इसी के साथ हम आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन है वो जल्दी से पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम समापन की तरफ जाते हैं और आप सभी फिर मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू विनोद सर, और थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।